नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनीष बोचीवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी के अंदर जो 30% सिलेबस कम करने के पश्चात हमारे पास जो भी लेसन बचे हुए हैं, उन लेसन का हम टॉपिक वाइज किस प्रकार से अध्ययन करें ताकि हम 12th क्लास में और लैब असिस्टेंट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसी मुहिम को लेते हुए आज हम हमारी पुस्तक के सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कि पहला टॉपिक हमने ये रखा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या क्या होती है। अगर शाब्दिक अर्थों में या सीधे शब्दों में अगर कहें तो लोगों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या बोल सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान के अंदर जो लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की संख्या क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या बोल सकते हैं। उसके बाद में स्वर्ण से नहीं, केवल स्त्रियों और पुरुषों से ही एक राष्ट्र जो है वो महान बनता है। स्वर्ण यानी सोने, केवल सोने से नहीं, हमारा जो राष्ट्र है वो स्त्रियों और पुरुषों से जो है वो मजबूत और एक महान राष्ट्र जो है वो किससे बनता है, स्त्रियों और पुरुषों से। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी राष्ट्र महान तभी बनेगा जब उस राष्ट्र के अंदर स्वर्ण के साथ साथ यानी कि सोने के साथ साथ या वहाँ के संसाधनों के साथ साथ वहाँ पे निश्चित कोई स्त्रियों और पुरुषों की अगर जनसंख्या निवास कर रही है या संख्या निवास कर रही है तो कोई भी राष्ट्र जो है वो क्या बन सकता है, महान बन सकता है। उसके बाद में है किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। यानी कि किसी देश के अंदर निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उसके क्या हैं, वास्तविक धन है, वो उसके वास्तविक धन है। उन्हीं वास्तविक धन के माध्यम से या उन्हीं लोगों के माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो है वो मजबूत और महान बनता है। फिर लिखा है कि कोई यही लोग जो है वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। या किसी राष्ट्र के जो संसाधन अगर हम कहेंगे तो जो भी हमारे संसाधन हैं उनके साथ साथ हम लोगों को भी संसाधन कह सकते हैं। और जो देश के अंदर अन्य संसाधन हैं उनका उपयोग भी जो है वो कौन करते हैं, यही स्त्री और पुरुष। यानी कि यहाँ की जनसंख्या जो है वहाँ के संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग करती है और उन्हीं संसाधनों की जो है वो नीति का निर्धारण भी कौन करते हैं, उन्हीं संसाधनों के नीति का निर्धारण भी जो है वो यही लोग कर पाते हैं। जब हम बात जनसंख्या की करते हैं तो जनसंख्या के मामले में 21वीं सदी के प्रारंभ में जब हम बात करते हैं तो 21वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ की कुल जनसंख्या जो है वो 600 करोड़ से अधिक जो है वो दर्ज की गई थी। यानी कि 21वीं सदी में यहाँ की जो प्रारंभ में 21वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ की जनसंख्या जो थी वो 600 करोड़ से अधिक के आसपास थी। इसके बारे में या फिर जॉर्ज बी कुरैशी ने लिखा है कि बहुत अधिक स्थानों पर, यानी कि स्पेस तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो क्या रह रहे हैं, कम रह रहे हैं। बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रह रहे हैं। यानी कि हमारा स्पेस तो कम है लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो क्या रह रहे हैं, ज़्यादा रह रहे हैं। ये जॉर्ज बी कुरैशी ने ऐसा क्यों कहा है, यानी कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स या क्या कारक काम करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे कि एशिया के अंदर अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर अधिक लोग जो है वो क्यों रहते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप जो है वो कैसा है, कि विश्व में जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से फैली हुई है। जब हम इसकी बात करते हैं तो विश्व के वितरण और घनत्व किसी क्षेत्र के विशेष जननांग की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वहाँ की जननांग की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, जनसंख्या से संबंधित विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इनके बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है जब हम वहाँ के जनसंख्या वितरण के प्रारूप को देखते हैं। वितरण का मतलब होता है फैलाव, कि वहाँ पे जनसंख्या कितने क्षेत्र के अंदर कितनी फैली हुई है, यानी कि कितने स्पेस के अंदर कितनी जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है।
अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है धरातल पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं। ये हमारा जो धरातल है, इस धरातल के ऊपर कितने लोग फैले हुए हैं। अधिक लोग फैले हुए हैं यानी कि यहाँ पे अधिक लोग निवास कर रहे हैं या कम लोग निवास कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या वितरण बोल सकते हैं। अब जो है वो एक स्टेटमेंट दिया गया है, विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो 10% स्थलीय भाग पर निवास करती है। यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि विश्व की टोटल जो 90% जनसंख्या है, 90% जनसंख्या वो केवल 10% भाग पर ही निवास करती है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारक हो सकते हैं, आगे हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि 10% भाग पे 90% जनसंख्या निवास क्यों करती है और 90% जो भाग है उस पर 10% जनसंख्या जो है वो निवास क्यों करती है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, विश्व के सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग हम बात करते हैं तो 60% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। यानी कि लगभग हम जब बात करते हैं कि विश्व के 10 सबसे ऐसे बड़े देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, इन्हीं 10 देशों के अंदर विश्व की 60% जनसंख्या निवास कर रही है। कितने प्रतिशत? 60% जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व के सबसे बड़े देश जो जनसंख्या के मामले में अपना एक अहम स्थान रखते हैं, या पहले नंबर की जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है चीन, उसके बाद में है भारत, उसके बाद में है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में इंडोनेशिया, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में नाइजीरिया, उसके बाद में बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। ये ऐसे देश हैं जो जनसंख्या के मामले में टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और जब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप के अंदर इन 10 देशों में से कुल कितने देश आते हैं? 6 देश इनमें से आते हैं। अब चलिए, हमने एक मुहिम चलाई है कि ज्योग्राफी को आसान भाषा में मैप के माध्यम से किस प्रकार से समझेंगे। अब जो ये 10 देश हैं, इन 10 देशों के अंदर हम मैप के अंदर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमें मैप में याद रखा जा सकता है, मैप में जल्दी बातें याद होती हैं। और हमारे जो 12th क्लास के अंदर विश्व का मैप 2 नंबर का आने वाला है, उस 2 नंबर को भी हम अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। तो देखिए, मैप के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जनसंख्या के मामले में हम चीन की बात की है, तो चीन जो है वो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र चीन के अंतर्गत आता है। दूसरे की जब हम बात की है तो दूसरे नंबर पे भारत आता है, और भारत जो है वो ये दर्शा रखा है। उसके बाद में तीसरे की जब हम बात करते हैं, यूएसए आता है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जब हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में कौन सा आता है? इंडोनेशिया आता है, और इंडोनेशिया के बाद में ब्राज़ील आता है। जब इंडोनेशिया की बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है वो इंडोनेशिया है जो 4 नंबर पे है, और उसके बाद में 5 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील आता है। 1 नंबर पे हमने देखा है चाइना आता है, 2 नंबर पे भारत आता है, 3 नंबर पे यूएसए आता है, 4 नंबर पे इंडोनेशिया आता है, 5 नंबर पे ब्राज़ील आता है। जब हम ब्राज़ील के बाद में बात करते हैं तो ब्राज़ील के बाद में पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस। पाकिस्तान, नाइजीरिया। अब पाकिस्तान और नाइजीरिया की जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है वो 6 नंबर पे पाकिस्तान आता है। और जब हम बात करते हैं नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया जो है वो 7 नंबर पे ये आता है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के बाद में जब हम बात करते हैं तो नाइजीरिया के बाद में आता है बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के बाद में जब हम रूस की बात करते हैं तो रूस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो रूस के अंतर्गत आता है, ये वाला क्षेत्र रूस। और जब हम रूस के बाद में बात करते हैं मेक्सिको की, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो मेक्सिको है। अब तक हमने 10 देशों को जानने की कोशिश की है जनसंख्या के मामले में कौन कौन से हैं। तो हम वापस से बता देता हूँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने चाइना को देखा है, ये चाइना है। उसके बाद में ये भारत है, ये बांग्लादेश है। उसके बाद में ये इंडोनेशिया है। उसके बाद में ये नाइजीरिया है, ये ब्राज़ील है। उसके बाद में ये मेक्सिको है, ये मेक्सिको के बाद में ये यूएसए है। उसके बाद में ये पाकिस्तान है,
उसके बाद में ये रूस वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से हमने 10 देशों को जो है वो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि कौन सा देश जो है वो कहाँ पे है और ये जनसंख्या के मामले में अपना अहम योगदान जो है वो रखते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या होता है। जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं, लोगों की संख्या, यानी कि हम बात करें लोगों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या, लेकिन लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो भी अनुपात है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बोला जा सकता है। यानी कि हम एक छोटे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई भूमि का आकार है, ये कोई भूमि का आकार है, इसके अंदर जो है वो कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये लोग जो है वो कितने निवास कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो निवास कर रहे हैं उनका अनुपात और ये जो एरिया है इनका अनुपात, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बोल सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसे मापा जा सकता है। अब जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का अगर हमसे फॉर्मूला पूछा जाए, सूत्र अगर पूछा जाए, तो आप सूत्र बता सकते हैं कि जनसंख्या के अंदर अगर क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है तो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व जो है वो निकल करके आ जाता है। अगर हम अनुपात के तौर पे अगर लेते हैं कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो लगभग 1,50,000 के आसपास है और वहाँ का क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं, एरिया की अगर बात करते हैं, भूमि की अगर आकार की बात करते हैं तो 1000 वर्ग किलोमीटर के आसपास वहाँ का एरिया है। जब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो लगभग वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व आता है वो लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो व्यक्तियों का आता है। जब हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, वो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, एशिया का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रतिशत भाग पर 10% लोग रहते हैं और 10% भाग पर 90% लोग रहते हैं। ये क्या है मामला, इसको हम जब समझने की कोशिश करते हैं, 10% भाग पर 90% लोग रहते हैं और 90% भाग पर केवल और केवल 10% लोग रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारक हो सकते हैं, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको बताया था। इसका विस्तार पूर्वक जो है वो हम चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में। तो फिर से हमें बता देता हूँ आपको इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंदर हम बात करेंगे तो जल की उपलब्धता, यानी कि वहाँ पे कितना जल उपलब्ध है, जल की उपलब्धता के आधार पे लोग बसना पसंद करेंगे। वहाँ की भू आकृति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है। तो ये सभी फैक्टर्स या सभी कारक जो है वो क्या करते हैं, जनसंख्या के बसाव को, जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या के घनत्व को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। इसी आधार पे जो है वो हम कह सकते हैं कि एशिया के अंदर 90% भाग पर 10% लोग और 10% भाग पर 90% लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। अब हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि भौगोलिक कारक के अंदर सबसे पहला आता है जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ये सभी जानते हैं कि जल जो है वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे हमें काम करता है। यानी कि लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देंगे जहाँ पे जल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जल जहाँ से आसानी से उपलब्ध होगा लोग वहीं बसना पसंद करेंगे। जल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो लोगों का जीवन जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, इसलिए लोग वहाँ बसने को वरीयता नहीं दे पाएंगे। उसके बाद में है जल का उपयोग हम पीने में करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, नौ संचालन में करते हैं, मत्स्य पालन के अंदर करते हैं। इस प्रकार से बहुत से कामों के अंदर लगभग जीवन जो है वो बेकार सा लगता है जल के बिना, और यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बसी हुई हैं। जो भी नदी घाटियाँ हैं, नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो दूसरा फैक्टर काम करता है इसके अंदर भू आकृति। भू आकृति का मतलब है कि लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समतल मैदानों के अंदर वीर्यता देते हैं अपने आप को बसने के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वीर्यता दी जाती है वो समतल और मंद ढाल वाले क्षेत्रों को जो सबसे ज़्यादा वीर्यता दी जाती है।
अगर हम बात करें तो समतल मैदानों और मंद ढाल के अंदर जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर फसल का उत्पादन जो है वो अच्छे तरीके से किया जाता है, सड़कों का निर्माण और उद्योगों को अच्छी तरीके से या सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं, क्योंकि अगर हमें परिवहन तंत्र को विकसित करना है तो ये अवरोधक के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कृषि कार्य करना है तो कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी ये क्षेत्र जो है वो अनुकूल नहीं होते हैं। इस कारण से लोग समतल मैदानों और मंद ढाल वाले क्षेत्रों के अंदर जो है वो रहना पसंद करते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप के अंदर 90% भाग पर 10% लोग और 10% भाग पर 90% लोग रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं और पठार वाले जो क्षेत्र हैं या फिर अधिक ढाल वाले या तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वालों में से एक है। गंगा का जो मैदान है, अभी हमने जल की उपलब्धता के अंदर पढ़ा कि विश्व के अंदर नदी घाटियों वाला जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक बसा हुआ है। इसी कारण गंगा के मैदान की जब हम बात करते हैं तो गंगा का मैदान जो है वो सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि हिमालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके पीछे रीजन यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर परिवहन तंत्र को विकसित करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद में कृषि कार्य करना बहुत मुश्किल होता है, उद्योगों को डेवलप करना है, उनका विकास करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस वजह से लोग समतल मैदानों और मंद ढालों के अंदर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद में अगले फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, अगले कारक की जब हम बात करते हैं तो अगला फैक्टर से अगला कारक हमारा आता है जलवायु। अब जलवायु की जब हम बात करें तो अधिक उष्ण और अधिक ठंडे के विषम जलवायु मानव के लिए सुविधाजनक होती है, यानी कि अधिक उष्ण तथा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव के बसाव के लिए सुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु में क्षेत्र में अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे जलवायु अगर मनुष्य के या व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है, तो व्यक्ति ज़्यादा वहाँ पे रहना पसंद करेगा। अगर वो अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, तो व्यक्ति वहाँ पे बसाव करना या उसको वीर्यता नहीं दे पाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से, यानी कि जब से मानव ने अपना शुरुआत की है प्रारंभिक काल से भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो प्रारंभ से ही अधिक जनसंख्या के कारण या अधिक जनसंख्या वहाँ पे निवास कर रही है। जब हम भौगोलिक फैक्टर्स की या भौगोलिक कारक की बात करते हैं तो अंतिम भौगोलिक कारक है हमारा मृदाएं, यानी कि उपजाऊ मृदा जो है वो जहाँ पे आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उपजाऊ मृदा जो है वो कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। उपजाऊ मृदा कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं। यही मृदाएं जो है वो कृषि जो है वो अच्छे प्रकार से की जा सकती है, यानी कि कम क्षेत्र के अंदर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसलिए लोग उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बल्कि अनुपजाऊ मृदा के अंदर। यानी कि अब तक हमने केवल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़े हैं कि भौगोलिक कारक कौन से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक कारक कौन से हो सकते हैं, कि आर्थिक कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो हमारे पूंजी से संबंधित होते हैं या रुपए पैसे से संबंधित होते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित करते हैं कि हम कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर्स है खनिज। खनिज की जब हम बात करते हैं तो खनिज जो है, खनिज निक्षेपण से युक्त क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनिज यानी कि जहाँ भी खनिजों का हमें जमाव मिलेगा वहाँ पे उद्योग अधिक संचालित होंगे। उद्योग अधिक संचालित होने की वजह से लोग उद्योगों में काम करने के लिए जाएंगे, इसलिए वहीं के होकर के रह जाएंगे। तो लोगों को जो है वो उद्योग आकर्षित करेंगे और लोग वहाँ पे जा कर के रहना पसंद करेंगे। उसके बाद में खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि खनिज जो हैं वहाँ जहाँ भी हमें खनिज मिलेगा वहाँ उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उद्योग जो हमें रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, और रोजगार उपलब्ध करवाएंगे तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। इसलिए कुशल और अर्धकुशल जो कर्मचारी हैं वहाँ पहुँचते हैं और जनसंख्या को जो है वो क्या बना देते हैं, सघन बना देते हैं। जनसंख्या को क्या बना देते हैं, सघन बना देते हैं, यानी कि वहाँ पे रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है छोटा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल, उनमें कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका की कटंगा तांबिया पेटी जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अफ्रीका की जो कटंगा
जाम्बिया तांबा पेटी जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और यहाँ पे जो है वो कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी है, यहाँ पे लोग अधिक बसे हुए हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि खनिजों का वहाँ पे भंडार है। खनिजों का भंडार होने के कारण लोग जो हैं खनिजों का भंडार होने की वजह से अधिक उद्योग जो है वो स्थापित किए गए। उद्योग स्थापित करने की वजह से लोग वहाँ पे माइग्रेट करके या प्रवास करके चले गए। अगला जो फैक्टर्स है वो है नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि नगर जो है वो हमें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और परिवहन से संबंधित संचार के साधन जो है वो बेहतर अच्छे तरीके से उपलब्ध करवा पाते हैं। इसलिए लोग जो हैं वो नगरों के अंदर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं बल्कि गाँव के। उसके बाद में अच्छी नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं नगरों के अंदर। जीवन के आकर्षण नगरों की ओर खींचे चले जाते हैं और लोग जो है वो नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और नगर का आकार जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। उसके बाद में अगले फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो अगला फैक्टर्स हमारे लिए काम करता है औद्योगिकीकरण, यानी कि जहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करतेंगे। उद्योगों की जो भी बेड़ियां हैं या जो भी उद्योग स्थापित हैं, तो इसमें लिखा है औद्योगिक पेटियां जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। ये बेटियां न होकर के पेटियां हैं और बड़ी संख्या में लोगों को जो है वो आकर्षित करती हैं। तो लोग जो है वो कहाँ आकर्षित होंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इनमें केवल कारखानों में श्रमिक नहीं होते बल्कि परिवहन के परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है या उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो वहाँ पे हर प्रकार की गतिविधियाँ जो है वो संचालित की जाएंगी, चाहे वो श्रमिकों से लेकर के हों, चाहे वो बैंक कर्मियों से लेकर के हों, डॉक्टरों से संबंधित हो सकती हैं, संचार से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उद्योग जो है वो रोजगार को बढ़ावा देते हैं और रोजगार को बढ़ावा देंगे तो लोग ज़्यादा जो है वो वहाँ पे निवास करना पसंद करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता दिया है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। यहाँ पे जो है वो सबसे अधिक उद्योग होने के कारण जापान का जो कोबे ओसाका है, ये कोबे ओसाका जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन यही है कि वहाँ पे उद्योग ज़्यादा हैं और उद्योग ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो वहाँ रहने को वरीयता देते हैं या वहाँ बसने को वरीयता देते हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो इसमें लिखा है कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक आकर्षित करते हैं। यानी कि अलग अलग हमारे भारत का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल, भारत का उदाहरण अगर लेते हैं तो भारत के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्मों से संबंधित या फिर अपने धर्म के प्रति जो उनकी आस्था होती है उसी आस्था के आधार पे लोग जो है जहाँ भी उनका मंदिर, मस्जिद जो भी हैं उन मस्जिदों के प्रति या फिर हिंदुओं का जो है वो टेम्पल या मंदिरों के प्रति जो भी रुझान होता है वहीं पे जो है वो लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उस स्थान को छोड़कर जाना चाहेंगे जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। यानी कि चाहे वो सामाजिक हो सकती है, सामाजिक उपद्रव है अगर किसी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक अशांति किसी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होती है तो लोग जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाना जो है वो पसंद करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना और सभी दोस्तों को जो है वो बता देना कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी के अंदर जो भी संशोधन हुआ है उसी सभी संशोधन के आधार पे क्लासें जो है वो लगाई जा रही हैं। प्रतिदिन 8 बजे आपकी क्लास जो है वो अपलोड कर दी जाती है चैनल के ऊपर। 8 बजे जो है वो आप क्लास दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा ज्योग्राफी बाय MB सर। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा ज्योग्राफी बाय MB सर, तो वहीं पे सभी पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएंगी और निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। जो भी साथी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं 6 से 12 के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।